औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो वहदहु ला शरीक है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मेरा और आपका मबूद है और इबादत के लायक है और उसका कोई शरीक नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। Gentlemen, as usual before starting our lecture, we share some message. ये सूरह अल हदीद की आयत है कुरान शरीफ की, उसका तर्जुमा है His is the kingdom of the heavens and the earth. बेशक 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 सारी जन्नतें और सारी ज़मीन का मालिक वो खालिक है। It is he who gives life. बेशक वही ज़िंदगी देता है। And causes death. वही मौत देता है। And he is able to do all things. इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। सो हमें अपनी सारी मेहनतों के साथ, अपनी सारी हम्बलनेस के साथ, अपनी सारी एफर्ट के साथ उस रब्बे ज़ुल जलाल के साथ हमें कंप्लीट फेथ होना चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है और उसके यहाँ मेहनत की हुई, साफ़ नीयत से मेहनत की हुई कभी रायगा नहीं जाती। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, द मोस्ट परफेक्ट बिलीवर इन फेथ इज़ द वन हुज़ कैरेक्टर इज़ फाइनेस्ट एंड हु इज़ काइंडेस्ट टू हिज़ वाइफ। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, आपसे किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, इंसानों में, मुसलमानों में, अहले ईमान में सबसे अच्छा कौन है? तो आपने इरशाद फरमाया, द मोस्ट परफेक्ट बिलीवर इन फेथ इज़ द वन हुज़ कैरेक्टर इज़ फाइनेस्ट। सबसे ज़्यादा फेथफुल ईमान वाला वो बंदा है जिसका किरदार अच्छा है। एंड हु इज़ काइंडेस्ट टू हिज़ वाइफ, जो कि अपनी बीवी के साथ उसका रवैया सबसे अच्छा है और सबसे बेहतरीन रवैया वो रवा रखता है अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। Now we come to the lecture 9. आज का lecture 9 है हमारा। It says solution to problems of the ledger and accounting principles. Solution to problems of ledger, ledger की जो problems हैं उसको और accounting principles में जो solutions हैं, कोई different problems आती हैं या doubts वगैरह आते हैं, उसकी clarity के मुतल्लिक है और उसी को ये डील करता है। We should be sharing with you the summary of lecture 8. कि लेक्चर 8 में हमने क्या कुछ कवर किया और लेक्चर 8 में सो दैट वी आर एबल टू रिकैपिटुलेट ऑल द थिंग्स एंड वी नो कि वेयर वी स्टोड। लिक्विडिटी मेयर्स एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस व्हेन दे कम ड्यू। लिक्विडिटी एक मेयर है, एक कैपेसिटी है, एक पोटेंशियल है, एक हिडन पोटेंशियल है विद द बिजनेसमैन टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जो भी उसकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हो, व्हेन दे कम ड्यू, जब भी वो ड्यू होते हैं या उनका टाइम आता है। सेकंड पॉइंट है which we covered, one debit each revenue account for its balance and credit the owner's capital account for the total revenue. एक जो डेबिट होता है वो डेबिट की हमें शुरू में द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री आपने सुना होगा, हमने हर लेक्चर में पढ़ा है। द डेबिट ईच रेवेन्यू अकाउंट, हर रेवेन्यू अकाउंट से डेबिट होता है, फॉर इट्स बैलेंस, अपने बैलेंस में वो डेबिट होता है, एंड क्रेडिट द ओनर्स कैपिटल, और ओनर्स के कैपिटल में वो क्रेडिट होता है, अकाउंट फॉर द टोटल रेवेन्यूज, ताकि टोटल रेवेन्यूज में वो कैटरफार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था डेबिट द ओनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनर्स कैपिटल अकाउंट को जब डेबिट किया जाता है फॉर द टोटल एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हुए होते हैं, एंड क्रेडिट ईच एक्सपेंस अकाउंट फॉर इट्स बैलेंस, और हर एक अकाउंट के अगेंस्ट उसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट किया जाता है, सो दैट दी एज पर दी डबल एंट्री प्रिंसिपल के तहत डेबिट्स इक्वल टू क्रेडिट साइन, और एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिक्चर जो है वो प्रॉपर विजिबिलिटी मर्ज हो। एरर्स दैट अकर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी करेक्टेड एज सून एज दे आर डिस्कवर्ड बाय preparing correcting entries, right? Errors, once we carry out the certain entries, once we carry out the accounting or the business enterprise की जो भी बात चल रही होती है उसमें error बाज़ दफ़ा observe हो जाते हैं। It is the ethics of the accounting, it is the ethics of the basic principle is that कि जी as long as जो ही वो errors occur हों या वो एक proper maturity में या उस accounting process में proper नहीं आ रहे तो correcting entries को resort किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था वर्कशीट इज अ मल्टीपल कॉलम फॉर्म दैट मे बी यूज्ड इन एडजस्टमेंट प्रोसेस एंड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
वर्कशीट एक अच्छा टूल है, एक अच्छा डॉक्यूमेंट है जो एक मल्टीपल कॉलम के तौर पे प्रिपेयर किया जाता है टू रीच आउट टू दी फाइनल स्टेटमेंट। जो फाइनल स्टेटमेंट बनाने के लिए कि अच्छा टूल या एक डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। फिर हमने रिवर्सिंग एंट्री की बात की थी। रिवर्सिंग एंट्री इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। हमने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम या पीरियड के लिए होती है। तो रिवर्सिंग एंट्री जब अगला अकाउंट टाइम स्पैन शुरू होता है उसके शुरू में रिवर्स एंट्री के तौर पे उसको नेक्स्ट टाइम स्पैन के लिए एंटर किया जाता है, सो दैट कि हमारा जो कंटिन्यूटी ऑफ द अकाउंट्स है दैट रिमेन्स इंटैक्ट। The debit and credit rules for recording revenue and expenses are based on the rules for recording changes in owner's equity। ये लेक्चर 8 में हमने डिटेल में इस पे बात की थी कि डेबिट और क्रेडिट रूल जो हैं फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, डेबिट्स और रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों ये इंटर होते हैं और ये चेंजेस आती है ओनर्स इक्विटी में चेंजेस आती हैं डबल रूल के तहत, और उसके तहत स्टेटस ऑफ द ओनर्स इक्विटी चेंज होता है। फिर अगला पॉइंट था जो हमने विच वी कवर्ड इन लेक्चर 8 वाज द अर्निंग रेवेन्यू इंक्रीजेस ओनर्स इक्विटी। जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा ओनर्स की इक्विटी इंक्रीज होती है, ओनर की इक्विटी स्टेबल होती है, बेहतर होती है। देयरफॉर रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड विद क्रेडिट एंट्रीज, इसलिए रेवेन्यूज जो हैं वो हमेशा क्रेडिट एंट्रीज के साथ उनको रखा जाता है। देन वी कवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट वाज द एक्सपेंसेस रिड्यूसेस ओनर्स इक्विटी। एक्सपेंस जितने भी होते हैं ये ओनर्स इक्विटी को रिड्यूस करते हैं, जितने भी एक्सपेंस होंगे ये ओनर्स इक्विटी को रिड्यूस करते हैं एंड आर रिकॉर्डेड विद द डेबिट एंट्रीज। एक्सपेंस जितने होते हैं ओनर इक्विटी को कम करते हैं, पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। और सेकंड ये है ये हमेशा एक्सपेंस जो है डेबिट एंट्री के साथ इनको एंटर किया जाता है। एक्सरसाइज जो है एक प्रॉब्लम हम अभी शेयर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी, सो दैट के वी गेट टू नो कि ये अकाउंट्स के प्रोसीजर्स क्या हैं, एंट्रीज क्या हैं, लेजर क्या है, इनकी पोस्टिंग कैसे की जाती है, डिफरेंट एंट्रीज को कैसे अडहेर किया जाता है। इट सेज द एक्सरसाइज गॉडवर्ड मैरीन इज बोट रिपेयर यार्ड ड्यूरिंग अगस्त इट्स ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड द फॉलोइंग। इनकी एक मैरीन की बोट यार्ड है, ये पूरा शिप यार्ड प्रोसेस, वो एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसको गारवुड के नाम से याद किया जाता है, रजिस्टर्ड है। उसकी अकाउंट्स की समरी की ट्रांजैक्शंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आगे हम पोस्ट करेंगे। ऑन अगस्त 1 फर्स्ट पेड रेंट टू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त दैट इज $4,000। ऑन अगस्त 3 एट द रिक्वेस्ट ऑफ कीवी इंश्योरेंस इंक्रीज मेड रिपेयर्स ऑन द बोट ऑफ मिकल फेस एंड बिल फॉर द $5,620 for services rendered to Kiwi Insurance increases credit repair services revenue। बेसिकली क्रेडिट रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू ये जनरेट हुआ। फिर ऑन अगस्त 9 मेड रिपेयर्स टू बोट ऑफ डेनिस कॉर्नर एंड कलेक्टेड इन द फुल चार्ज ऑफ £2,830 $30। चौथी ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे थे। चौथी ट्रांजैक्शन जो इन्होंने की ऑन अगस्त 14 प्लेस्ड एडवर्टाइजमेंट इन याचिंग वर्ड टू बी पब्लिश इशू ऑफ अगस्त 20 एट द कॉस्ट ऑफ $165 पेमेंट टू बी मेड विद इन 30 days। फिर अगस्त 25 को इनकी अगली ट्रांजैक्शन ही रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹5,620 फ्रॉम दी कीवी इंश्योरेंस इंक्रीज रिप्रेजेंटेड कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल ऑफ दी अगस्त 3 को जो सर्विसेज दी गई थी उसका चेक रिसीव हो गया। ऑन अगस्त 26 मेड रिपेयर्स आइन एंड वेसल्स इंडिपेंडेंट टोटलिंग $1,890 कलेक्टेड $400 कैश बैलेंस ड्यू टू विद इन 30 days। ये जो बाकी बंदा बैलेंस कैश है 400 दे दिए, विद इन 30 days बाकी होना है पेमेंट। देन ऑन अगस्त 31 सेंड चेक टू याटिंग वर्ल्ड इन पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी अकर्ड ऑन 14 अगस्त को जो लायबिलिटी अकर हुई थी जो परचेज की तो उसके अगेंस्ट चेक दिया। ऑन अगस्त 31 बारबारा गॉडवर्ड ओनर ऑफ द गॉडवर्ड मैरीन विड्रू अराउंड $7,600 फॉर दी पर्सनल यूज़। ये उन्होंने विड्रॉ की उस सिक्योरिटी को पर्सनल यूज़ के लिए। ये हमारी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं जो मैंने आपसे वन बाई वन शेयर की है। नो विल पोस्ट दीज डॉक्यूमेंट दीज एंट्रीज फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लैरिटी, और हमारा सब्जेक्ट मैटर ताकि ज़्यादा क्लियर हो इसको हम वन बाई वन प्लेस करते हैं सो दैट कंसेप्चुअली वी आर ऑन द सेम ग्रेड। इंस्ट्रक्शंस इसकी क्या हैं, व्हाट वी वांट आउट ऑफ दिस। राइट एन एनालिसिस ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, उसका एनालिसिस करना है।
Prepare a journal entry including explanation for each of the above transactions. Transaction 1, 7 and 8 all involve cash payments, yet only one of these transactions is recorded as an expense. Describe 3 situations in which each cash payment would not involve recognition of expense. एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे थे, जो डिफरेंट हमने एक केस स्टडी, एक सिनेरियो पोज किया और सिनेरियो को भी हमने उसकी क्लैरिटी देनी है. तो अभी वी कैरी आउट द एनालिसिस ऑफ ईच ऑफ द ट्रांजैक्शन विच वी हैज कम अक्रॉस, जो हमने केस स्टडी प्रोजेक्ट किया. पहली बात तो यह है कि जी रेंट इज़ एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. रेंट जो होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी एंटरप्राइज का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है. एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट्स. एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट्स में रिकॉर्ड करते हैं, हमने पढ़ा है. डेबिट रेंट एक्सपेंस ऑफ $4,400. देन द एसेट कैश वाज डिक्रीज्ड. ऑब्वियसली एसेट कैश इससे डिक्रीज हुआ. डिक्रीज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट्स, दैट इज क्रेडिट कैश $4,400. उसके बाद सेकंड एंट्री पे हम आते हैं. सेकंड एंट्री थी हमारी एन एसेट इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कीवी इंश्योरेंस कंपनी was acquired. Increase in asset are recorded by debits. किसी भी एसेट में जो इंक्रीज है वो डेबिट्स में रिकॉर्ड होती है. डेबिट अकाउंट रिसीवेबल वर दी $5,620. $5,620. रेवेन्यू वाज अर्नड. ऑब्वियसली ये रेवेन्यू अर्न हुआ था. रेवेन्यू इंक्रीजेज ओनर्स इक्विटी. ओनर की इक्विटी को ये इंक्रीज करता है. एंड इज रिकॉर्डेड बाय अ क्रेडिट. ये क्रेडिट से ये रिकॉर्ड होता है. क्रेडिट रिपेयर सर्विस रेवेन्यू दैट इज $5,620. $5,620 के करीब ये हुआ. दी एसेट कैश वाज इंक्रीज्ड. एसेट कैश जो है वो इंक्रीज होता है. इंक्रीज इन एसेट आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट्स. सो डेबिट कैश वाज $2,830. रेवेन्यू वाज अर्न. उसी की डबल एंट्री जो दूसरी है, रेवेन्यू वाज अर्न. रेवेन्यू इंक्रीजेज ओनर्स इक्विटी. जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है, हमने पढ़ा था कि ओनर की इक्विटी इंक्रीज होती है. एंड इज रिकॉर्डेड बाय अ क्रेडिट. सो एज ए क्रेडिट लिया जाता है. क्रेडिट रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू स्टैंड्स $2,830. अभी एंट्री नंबर 4 पे आ गए. एंट्री 4 में एडवर्टाइजिंग इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है. एडवर्टाइजिंग जो है, जैसे हमने रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कहा, एडवर्टाइज भी मार्केटिंग है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे आता है. एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट्स. ये डेबिट से रिकॉर्ड होते हैं. डेबिट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इज $165. A liability in the form of an account payable was incurred. एक liability incur हुई in the form of account payable. Increase in liabilities are recorded by credits. Any increase in liability ये credit से record होती है. And credit accounts payable is $165. The asset cash was increased. Increase in assets are recorded by a debit, and debit cash was $5,620. An asset in the form of an account receivable from Kiwi Insurance increase was decreased. Decrease in asset are recorded by credits. Credit accounts receivable comes to be $5,620. Next entry, entry 6 थी हमारी. The asset cash in that entry अगर उसकी हम evaluation करें, the asset cash was increased. Increase in asset are recorded by the debits. Debit cash was $400. An asset in the form of the account receivable was acquired. Increase in assets are recorded by the debits. जो भी increase होगी asset में वो debit से record होती. And debit account receivable was $1,490. Revenue was earned इस केस में. And revenue recorded owner's equity and is recorded by a credit. Credit repair services revenue is $1,890. सातवीं एंट्री जो 26 अगस्त को हुई थी उसको देखते हैं. उसमें जो वो ट्रांजैक्शन थी क्या थी? दी लायबिलिटी अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज्ड. डिक्रीज इन लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट्स एंड डेबिट अकाउंट पेएबल इज $165. द एसेट कैश वाज डिक्रीज्ड. Decrease in assets are recorded by credits and credit cash becomes to be $165. फिर एक लास्ट एंट्री हुई हमारी अगस्त 31 को. विड्रॉल ऑफ एसेट्स जो उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए थे, लास्ट एंट्री आपको याद होगा $7,600. विड्रॉल ऑफ एसेट्स बाई ओनर्स डिक्रीजेज ओनर्स इक्विटी. अ डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी इज रिकॉर्डेड बाय अ डेबिट.
वो एक डेबिट के तौर पे रिकॉर्ड होती है. डेबिट बारबारा गडवर्ड ड्राइंग इज $7,600. The asset cash was decreased. Decrease in assets are recorded by the credits and credit cash goes $7,600. हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन सी जो था इसका ट्रांजैक्शन 1, 7th and 8th all involve cash payments. ये तीनों कैश पेमेंट्स को इन्वॉल्व करती हैं. Yet only one of these transaction is recorded as expense. Describe 3 situations in which a cash payment would not involve recognition of an expense. वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं जिनमें कैश पेमेंट जो है एक्सपेंस के तौर पे नहीं ली जाएगी. अभी इसका जवाब है, ज़रा ये क्लैरिटी में देख लीजिएगा. इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशन अ कैश पेमेंट वुड नॉट इन्वॉल्व एन इमीडिएट रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंस. इमीडिएट रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंस के तौर पे वो कैश पेमेंट नहीं इन्वॉल्व होगी. पहली, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी सच एज अकाउंट्स पेबल आर नोट पेबल. जो लायबिलिटी पे वाली होगी, लायबिलिटी की बात हो रही है, अगर वो पे होगी तो वो एज एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड होगी. विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. जो कैश विड्रॉल करेगा ओनर पर्सनल यूज के लिए, जैसे इन्होंने इस केस में $7,600 किए हैं, वो एज एक्सपेंस यूज नहीं होगा. वर्ड परचेज ऑफ एन एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, सप्लाईज. कि कोई भी एसेट जो खरीदा जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो लैंड हो, व्हीकल हो, वो भी एज एक्सपेंस नहीं एंट्री होगी उसकी इन दी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द अकाउंट्स. अभी हम इसको गौर से देखते हैं आगे. इनका पहले तो हर एंट्री का एवेलुएट किया गया. अभी जर्नल जो है वो मर्ज हो रहा है इनका. एज वी सी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम इज द सीरियल नंबर, देन इज द डेट, देन इज द अकाउंट्स टाइटल एंड एक्सपेंस, फिर डेबिट है और फिर क्रेडिट है. 1 अगस्त को रेंट एक्सपेंस हुआ 4400 और ये टू कैश अकाउंट्स इसमें से 4400 डेबिट हो गए. पहले डेबिट हुए आपके 4400, फिर वो दूसरी तरफ क्रेडिट हो गए जो रेंट एक्सपेंस के तौर पे आपने आउट किए थे. फिर 3 अगस्त को आपने अकाउंट्स रिसीवेबल थे $5,620, उसको आपने डेबिट्स में भी कर लिया और क्रेडिट में भी आपने एंट्री कर ली. बेसिकली इट इज़ द रिपेयर्स ऑन बोर्ड ऑफ द माइकल फे बिल टू कीवी इंश्योरेंस. ये वो बिल है जो कीवी इंश्योरेंस से आपने अगेंस्ट द रिपेयर क्लेम किया. तीसरी एंट्री, इट वॉज कलेक्टेड कैश फ्रॉम द रिपेयर्स टू डेनिश कॉर्नर्स बोर्ड. एक बोर्ड की रिपेयर का जो कैश था वो है कि उस कैश को डेबिट आपने $2830 किया, फिर क्रेडिट में भी रिपेयर सर्विस रेवेन्यू के तौर पे 2830 के तौर पे आपने कैश किया. फिर अगस्त 14 को 4th एंट्री है, दैट इज नोन एज द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, $165 वो किए और टू अकाउंट्स पेएबल में $165 हुए. एडवर्टाइजमेंट इन येचिंग वर्ड पेएबल इन 30 डेज. ये विद इन 30 डेज में पे होने वाली एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस थे जिनकी बात हुई. 25 अगस्त की जो एंट्री थी, कलेक्टेड कैश फुल फ्रॉम दी कीवी इंश्योरेंस कंपनी से $5,620 की एंट्री थी. ये आपने डेबिट साइड पे कैश अकाउंट्स में कर लिया और क्रेडिट पे कैश ले लिया आपने टू अकाउंट रिसीवेबल की हेडिंग में आपने वो लिया कैश. फिर अगस्त 26 को आपकी एक और ट्रांजेक्शन हुई, दैट वाज द रिपेयर्स ऑन इंडिपेंडेंट पार्सल पेमेंट रिसीव बैलेंस ड्यू, जो कि 30 डेज में हमारा बैलेंस ड्यू था. उसके अकाउंट्स रिसीवेबल हैं 1490, उसका कैश आपने रिसीव किया 400 और टोटल आपने जो क्रेडिट हुआ आपको $1890 है जो आपके पास आने हैं. फिर अगस्त 30th की एक और ट्रांजेक्शन है, टू रिकॉर्डेड पेमेंट इन कैश फुल टू योचिंग वर्ल्ड वालों को आपने $165 पे किए अकाउंट पेएबल में से और टू कैश अकाउंट के में से आपने क्रेडिट भी लिया उसमें से. सो बारबरा गुड ड्राइंग में 7600 जो है उसने बारबरा ने पर्सनल यूज के लिए, आपको याद है लास्ट ट्रांजेक्शन की थी अगस्त 31 को, विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर ने खुद अपने पर्सनल यूज के लिए किया था. तो बारबरा ने ड्रॉ किए 7600 और क्रेडिट में उसको कैश क्रेडिट चला गया बारबरा को $7600. अभी इसी की लाइनों पे हम अनदर विल एवेलुएट अनदर प्रॉब्लम सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ट हो जाए और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अकाउंट्स को हैंडल कर सकें और इनकी डिफरेंट एंट्री पोस्टिंग वगैरह पे और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट ट्रांजैक्शंस पे बात हो जाए. ये कंबेल कॉरपोरेशन है, इनका केस स्टडी है. इन जून 2001
Pat Campbell organized a corporation to provide crop industry services. The company called Campbell Crop Dusting began operations immediately. Transactions during the month of June were as follows. 1. 1st June को Campbell deposited 60,000 cash in bank on account of the in the name of the business. 1st June को उन्होंने बिजनेस चलाने के लिए 60,000 जो डॉलर्स है वो पैसे बैंक में कैश जमा कराया. June 2nd purchased a crop industry aircraft from utility aircraft, that is 2,20,000. 2,20,000 का वो एयरक्राफ्ट आया डॉलर्स का, and made 40,000 cash down payment and issued a note payable for the 1,80,000 rupees का. 40,000 आपने कैश पे कर दिया और 1,80,000 डॉलर्स का आपने नोट किया कि पेएबल हो ना लेटेस्ट डेट. June 4 को 4th of June paid Woodbury Airport 2,500 to rent office and hangar space for the month. फिर June 15 को इनकी अगली ट्रांजैक्शन हुई. Billed customers US $8,320 $8,320 for crop dusting services rendered during the first half of the June. फिर June 15 को एक और इनकी ट्रांजैक्शन हुई थी. Paid 5,880 salaries. ये salaries पे कर दी to the employees for services rendered during the first half of the June में जो सर्विसेज इन्होंने रेंडर की थी. June 18 paid Hennigan Hangars $1,890 for maintenance and repair services. June 25 को collected $4,910 of the amounts billed to customers on June 15. जो June 15 को आपने बिल किया था कस्टमर से लेना था वो कलेक्ट हो गया June 25 को. June 30th को billed customers 16,450 for the crop dusting services rendered during the second half of the month. इन्होंने ये बिल इसका भेज दिया $16,450 का जो सर्विसेज दी थी इन्होंने. June 30th paid 56,000 in salaries to employees for services rendered during the second half of the June कि $56,000 इन्होंने सैलरीज वगैरह पे की. June 30 received a fuel bill from Henry Feed Fuel for $2,500 of aircraft fuel purchased during the June. This amount is due by July 10. June 30th को एक और इन्होंने ट्रांजैक्शन की. Campbell withdrew around 2,000 cash from the business for the personal use. $2,000 पर्सनल कैश उन्होंने निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से. ये लास्ट एक्टिविटी थी June 30th की इनकी. अभी अगर हम इसको गौर से देखें, द अकाउंट्स टाइटल्स यूज्ड बाय कंपेल क्रॉप डस्टिंग वर कैश में क्या थे, पैट कंपेल ड्राइंग्स थी और वो बेसिकली क्या क्या थी जी, कैश में, अकाउंट्स रिसीवेबल में, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, नोटेबल्स में और अकाउंट पेएबल में और पैट कंपेल कैपिटल था. ये सारी वो चीज़ें थी जो लेफ्ट हैंड कॉलम में मैंने आपसे शेयर की. अभी पैटकॉम ड्राइंग्स जो ही वो कैश था, क्रॉप डस्टिंग थी, मेंटेनेंस एक्सपेंस थे, फ्यूल एक्सपेंस थे, सैलरीज एक्सपेंस थे और रेंट एक्सपेंस थे जो पूरे महीने में अकाउंट्स में से इस पर्टिकुलर फर्म ने एंटरप्राइज ने ट्रांजैक्शंस की डिफरेंट एक्टिंग के तहत. इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, हमने क्या क्या चीज़ इसमें से सॉल्व करनी है. बेस्ड ऑन दी फोरगोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर अ जर्नल एंट्रीज. पहले तो जर्नल की एंट्री को प्रिपेयर करें वो कैसे होनी है, फिर पोस्ट टू दी लेजर अकाउंट्स को में उसको पोस्ट करें एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एट June 3, 2001 यूजिंग द ट्रायल बैलेंस एट June 30. पार्ट सी, compute each of the following June 30 total assets, total liabilities, total owner's equity in the balance sheet at June 30th, 2001. Explain your answer briefly. brief होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है. अभी जर्नल की एंट्रीज की हम बात करते हैं तो वन बाई वन हम उनको सारी एंट्रीज को जैसे जर्नल में पोस्ट करते हैं उसी तरह बात करेंगे दोबारा. एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे सीरियल नंबर है, फिर डेट है, फिर अकाउंट टाइटल्स और उसकी एक्सप्लेनेशन है. पहले डेबिट आएगा फिर क्रेडिट आएगा. June 1 को कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शन हुई थी $60,000 की. उन्होंने अपनी बिजनेस में डाला था, अगर आपको याद हो. ओनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस. ये इनके डेबिट में भी चला गया ओनर से और क्रेडिट में भी आ गया बिजनेस में. June 2 को एयरक्राफ्ट उसका 2,20,000 हो गया. एयरक्राफ्ट इन्होंने खरीदा था. परचेज्ड अ क्रॉप डस्टर फ्रॉम दी यूटिलिटी एयरक्राफ्ट. अच्छा, टू कैश अकाउंट का जो
जो डायरेक्ट पे किया कैश इन्होंने दैट वाज $40,000 और नोट्स पेएबल बनाया $1,80,000, टोटल मेकिंग इट $2,20,000। 4 जून को जो इनकी एंट्री पोस्ट हुई इस चैनल में दैट वाज पेड ऑफिस एंड हैंगर रेंट फॉर द मंथ ऑफ जून, ये $2,500 था। ये डेबिट भी हुआ और क्रेडिट भी हुआ और रेंट एक्सपेंस के नाम से इसकी एक तरफ डेबिट हो गया और कैश अकाउंट्स में से निकला 2,500 जो क्रेडिट में गया। जून 15 को अकाउंट्स रिसीवेबल की एंट्री है, ये बिल्ड कस्टमर फॉर दी सर्विसेज रेंडर्ड, जो सर्विसेज रेंडर्ड की इन्होंने एक्सटेंड की थी सर्विसेज, उसका बिल आया था $8,320। तो क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू आ गया और वो इन्होंने डेबिट भी किया, उसमें से अकाउंट्स रिसीवेबल में से डेबिट किया और फिर उनको कैश पे लिया दोबारा। फिर 15 जून को सैलरीज एक्सपेंस की एंट्रीज हुई, पोस्ट हुई। पेड सैलरीज फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ जून, जो एम्प्लॉयज को सैलरी इन्होंने दी दैट वाज $5,880, वो डेबिट भी हुई और फिर दूसरी तरफ डबल एंट्री हुई, क्रेडिट भी हुई, कैश जो रिसीव हुआ था। मेंटेनेंस एक्सपेंस जो हैं वो हैंगर को फॉर द रिपेयर और सर्विस जो एयरक्राफ्ट की ली थी उसके $1,890 इन्होंने पे किए, तो डेबिट में भी एंट्री और कैश में भी हुई, क्रेडिट में भी। फिर उन्होंने कलेक्टेड पोर्शन ऑफ अमाउंट बिल टू कस्टमर, जो कस्टमर को बिल इन्होंने किया होता उसका पोर्शन इन्होंने कलेक्ट किया, दैट वाज $4,910, डेबिट भी हो और फिर क्रेडिट भी हो। अच्छा, फिर अकाउंट रिसीवेबल थे जो इन्होंने जून 30 को किए कि बिल्ड कस्टमर फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड थ्रू द मंथ एंड, जो मंथ के पूरे जून के एंड पे था 30 जून को इन्होंने किया $16,450। अच्छा, अभी आप देखें जून 30 की दूसरी एंट्री जो हुई है वो सैलरीज एक्सपेंस इन्होंने पे किया $6,000 का, वो भी हुआ है। फिर इन्होंने जून 30 को फ्यूल एक्सपेंस रिसीव्ड फ्यूल बिल फॉर फ्यूल यूज ड्यूरिंग जून, जो उस पूरे मंथ में जो फ्यूल यूज हुआ था उसका भी बिल इन्होंने जून 30 को रिसीव किया $2,510। और फिर उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैश बाई ओनर ने कुछ कैश निकाला अपनी पर्सनल यूज के लिए $2,000, वो भी एंट्री जून 30 को हुई $2,000 के तौर पे, डेबिट में भी हुई और क्रेडिट में भी हुई। राइट, अभी अगर आप लेजर अकाउंट्स पे गौर करें और इसको जरा तरीके से देखें वन बाय वन, एक्सट्रीम लेफ्ट पे डेट का कॉलम है, फिर अकाउंट टाइटल और एक्सपेंस है, फिर डेबिट है और क्रेडिट है और साथ बैलेंस है, ये सारी एंट्रीज वन बाय वन उसमें आती हैं। और इसके आगे आप चलें अगर दोबारा और लेजर अकाउंट्स की अकाउंट्स रिसीवेबल पे सिर्फ आ जाएं, पहले तो सारी एंट्रीज थी, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स पे जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि जी उसी तरह डेट का कॉलम है, डेट्स हैं साथ अकाउंट्स टाइटल एंड और की एक्सप्लेनेशन है दरमियान में, फिर डेबिट है, क्रेडिट है और बैलेंस है जिसको ये एड्रेस करता है। फिर एयरक्राफ्ट का अलहदा टाइटल बना दिया इन्होंने कि अकाउंट्स टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन, वो 2,20,000 का जो खरीदा था उन्होंने वो उसका है। अभी जून 30 को अगर देखें नोट्स पेएबल जो है, चूंकि जून 30 की ये स्टेटमेंट है, नोट्स पेएबल में भी इन्होंने अकाउंट्स टाइटल और एक्सप्लेनेशन दे दी। 1,80,000 इन्होंने पे करना है अभी उसका एयरक्राफ्ट का, आपको याद होगा 40,000 इन्होंने कैश दिया था उस वक्त। और इसी तरह इन्होंने अकाउंट टाइटल और डेबिट में 2,510 ये फ्यूल का बिल आया था वो निकाला इन्होंने। और फिर इन्होंने मजीद इसमें से पैड कैम्प ड्राइंग्स का बिल निकाला 2,000 का जो उसने पर्सनल यूज के लिए किया था, और 60,000 का यूज आया जो उसने पैड कैम्प कैपिटल के तौर पे उसने बिजनेस के लिए अकाउंट में जमा कराया था इनिशियली एक एज ए इक्विटी। अच्छा, फिर उन्होंने क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू है, इट इज $8,320 और फिर $16,450, ये दोनों एंट्रीज हुई हैं। फिर मेंटेनेंस एक्सपेंस की एंट्री है आपकी जून 18 को, ये है $1,890। जून 30 की एंट्री एक तो है आपकी फ्यूल एक्सपेंस, उसको $2,510 है। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस है $5,880 है। उसके बाद रेंट एक्सपेंस है $2,500। अच्छा, कैश जो है अगर हम गौर से ट्रायल बैलेंस को देखें जो उसमें से मर्ज हुआ है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तो उसमें कैश उसने डेबिट के खाने में कैश लिख दिया $6,640, अकाउंट्स रिसीवेबल $9,860, एयरक्राफ्ट का $2,20,000 आ गया। नोट्स पेएबल में आपको याद होगा 40,000 उन्होंने कैश दिया था, नो पेएबल में उसका 1,80,000 है। अकाउंट्स पेएबल जो हैं 2,510 हैं,
$2,510 और पेटकैम कैपिटल है 60,000 और पेटकैम ड्राइंग्स जो हैं वो हैं $2,000 जो उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली थी। अच्छा, मजीद आप चलते जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्रीज देखते जा रहे हैं हम। फ्यूल एक्सपेंस की भी हो गई, मेंटेनेंस एक्सपेंस की भी हो गई, क्रॉप डस्टिंग की भी हो गई, सैलरीज एक्सपेंस भी की हो गई, रेंटल एक्सपेंस भी हो गई। तो आप गौर करें, एंड बैलेंस जो निकला है हमारा सबको ऐड ऑन करके, डेबिट इज इक्वल टू दी क्रेडिट। $2,67,280 हो गए टोटल ट्रांजेक्शन, और दूसरी तरफ क्रेडिट की तरफ भी यही ट्रांजेक्शन रही जो कि उस तरफ थी। अभी प्रॉब्लम डी जो थी टोटल एसेट्स की जो स्टेटमेंट है उसकी हम बात करते हैं। वो देखिए, अगर गौर करें इन एंट्रीज को हम पढ़ें तो कैश इज $6,640, अकाउंट्स रिसीवेबल इनके $19,860 और एयरक्राफ्ट जो इन्होंने परचेज किया $2,20,000 का। तो ये टोटल जो एसेट्स हैं इनके, इस कंपनी के, इस फर्म के, इस एंटरप्राइज के, दे कम्स टू बी टोटल एसेट्स $2,46,500 है। तो टोटल एसेट्स के तौर पे मर्ज हो रहे हैं इसकी, इस टर्म से लिया है। अभी टोटल लायबिलिटीज देखें, उसी कॉर्पोरेशन की जो एंट्री में से निकाली है हमने। नोट्स पेएबल हैं, आपको याद होगा $2,20,000 का उन्होंने एयरक्राफ्ट लिया था जिसके $40,000 उन्होंने डॉलर्स पे किए हुए हैं। तो नोट्स पेएबल जो हैं उसके $1,80,000 है। अकाउंट्स पेएबल जो है इनके बिल्स हैं फ्यूल के वो हैं $2,510 और टोटल लायबिलिटीज जो आ गई $1,82,510 की आ गई। अभी अगर हम इसको टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी देखनी हो हमने, तो ये देखिए डिफरेंट एंट्रीज हैं उसकी। पेटकैम कैपिटल है 60,000 उसने डाला था। पेटकैम ड्राइंग्स उसने 2,000 की निकाली थी पर्सनल यूज़ के लिए, पॉजिटिव उसने डाला था उस बिजनेस के लिए। फिर उसने रेवेन्यू, क्रॉप डस्टिंग रेवेन्यू आया उसके पास $24,770। फिर उसने मेंटेनेंस एक्सपेंस निकाले, माइनस किए 1,890। फिर फ्यूल एक्सपेंस निकाला 2,510। फिर उन्होंने सैलरीज निकाली डिफरेंट एम्प्लॉइज़ की, दैट केम एज 11,880। फिर रेंट एक्सपेंस भी निकाला $2,500। तो टोटल एडजस्ट करके सारी स्टेक होल्डर्स इक्विटी रह गई $63,990। अभी इसकी टोटल जो एसेट की स्टेटमेंट है हमारे सामने है। जो टोटल एसेट्स हैं इस कंपनी के, जैसे पहले पिछली स्लाइडों में भी हमने देखा था, कैश डाल के, अकाउंट रिसीवेबल डाल के, एयरक्राफ्ट डाल के, दैट कम्स टू बी $2,46,500। टोटल लायबिलिटीज जो हमने निकाली वो हैं $1,82,510 जो नोट्स पेएबल थे और अकाउंट्स पेएबल वगैरह निकाल के। फिर हमने इसकी टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जब देखी तो वो डिफरेंट एंट्रीज निकाल के इक्विटी के लिए आपने 60,000 में से 60,000 प्लस था, फिर 2,000 निकला, फिर 1,800 निकला, फिर 2,510 पे निकला। तो वो टोटल इक्विटी जो है वो निकाल के, अभी इससे मकसद ये है कि टोटल एसेट्स जो हैं वो दे शुड बी इक्विवेलेंट टू दी टोटल लायबिलिटीज जमा ओनर्स इक्विटी, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। करेंगे तो एक ही रकम निकलेगी। अभी इससे क्या कंक्लूजन्स निकलती हैं, इस प्रॉब्लम से क्या क्या कंक्लूजन्स या मेथड अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमें लेसन्स मिले, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जो पिछले हमने स्लाइड सारी देखी। द अबव फिगर्स आर नॉट द अमाउंट्स टू बी रिपोर्टेड इन द जून 30 बैलेंस शीट। ओके, Financial statements are prepared from account balances in an adjusted trial balance. ये basically adjusted trial balance में बनी financial statements. Depreciation on aircraft related to June operations is an item not yet reflected in the above amounts. आपने देखा होगा depreciation उसका एयरक्राफ्ट की एसेट तो निकाल दिया, उसको एज ए एसेट में आपने ले लिया, लायबिलिटी में कुछ पेमेंट्स भी रहती हैं आपकी, लेकिन आपने उसकी कंपैटिबल कंपेरेबल जो वो डेप्रिसिएशन नहीं हमने कैलकुलेट की। दिस एडजस्टमेंट वुड नॉट काज अमाउंट्स रिपोर्टेड इन जून 30, 2001 बैलेंस शीट टू डिफर फ्रॉम द फिगर्स अबव। ये एडजस्ट नहीं हुई और ये नहीं शो की गई जो डेप्रिसिएशन की है। नो विल कम टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं और किस तरह इनको अडहेयर करना है। एक है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है वो हम बात करेंगे।
Generally accepted accounting principles are a set of rules and practices that are recognized as a general guide for the financial reporting purposes. Generally accepted accounting principles की बात हो रही है. These are the set of rules and practices that are recognized as a general guide for financial reporting purposes. Generally accepted means that these principles must have substantial authoritative support. इनकी substantial authoritative support की जरूरत होती है. The Canadian Institute of Chartered Accountants, that is CICA, is responsible for developing accounting principles in Canada. वो कनाडा के लिए रिस्पॉन्सिबल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने के लिए, उनका अदारा. राइट. अभी हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अगला पॉइंट जो पढ़ रहे हैं वो है द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखेंगे. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखेंगे. एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं उसको देखेंगे. रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, अजम्पशंस होंगी, प्रिंसिपल्स एंड कंस्ट्रेंट्स होंगे, उसको इस तरह लिया जाए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग. हर वो इंफॉर्मेशन देना जो डिसीजन मेकिंग के लिए बेहतर है, वो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, सो दैट स्टेक होल्डर्स आर वेरी क्लियर फॉर देयर बिजनेस, फॉर देयर डिसीजंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस. हम बात कर रहे थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उनकी बात करेंगे कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव characteristics of the accounting principles. The accounting alternative selected should be one that generates the most useful financial information for decision making. पहली बात तो ये है कि अकाउंटिंग के जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, जो भी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी एंट्रीज हैं, जो भी हम पोस्ट करते हैं, इट शुड डिक्लेयर द मोस्ट यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग. ये डिसीजन मेकिंग के लिए, एग्जेक्टिव्स के लिए, उस बॉडी के लिए डाटा इस तरह प्रोजेक्ट होना चाहिए कि उनके डिसीजन मेकिंग में ये सपोर्ट करें. To be useful, information should possess the following qualitative characteristics. Information को यूजफुल होने के लिए, अच्छा होने के लिए, वैलिडेटेड होने के लिए, रिलायबल होने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए. वन इज द अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो अंडरस्टैंडेबल हो, आसानी से हमें पता चले कि अंडरस्टैंडेबल है, कोई बहुत टफ टर्म्स ना हो, कोई टफ उसके ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो. दूसरी रेलिवेंस हो, वो रेलिवेंट हो. तीसरी रिलायबल हो कि इतनी रिलायबल हो कि इट कैन बी ट्रस्टेड. चौथी कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी हो, उसमें कंपेरेबिलिटी भी और कंसिस्टेंसी भी हो. इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय इट्स यूजर्स, यानी जो भी यूजर हैं, अभी अंडरस्टैंडेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो भी यूजर हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इस इंफॉर्मेशन में इतनी सिंप्लिसिटी और इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल बाय इट्स यूजर, उसके यूजर इसको अंडरस्टैंड कर सके. Users are assumed to have a reasonable comprehension and of ability to study the accounting, business and economic concepts. Need to understand the information. Information उनको आपस में mutually भी understand करनी चाहिए एक दूसरे के साथ. दूसरी बात है relevance. Accounting information is relevant if it makes a difference in decision. ये relevant है कि decision making में थोड़ा decision करे या contribute करे. Relevant information helps user forecast future events. Predictive value, ये predictive value को focus करती है. Future usable या future उसकी worth की ये predict कर सकती है. Or it confirms or correct prior expectations, feedback value भी होती है. Information must be available to decision makers before it loses its capacity to influence and their decisions. यानी एक time spotted होनी चाहिए और यूज़र के पास टाइम पे आनी चाहिए जो उससे एक्यूरेट किस्म के डिसीजन उससे निकल सकें और वो उसकी टाइम लाइन के साथ उसकी यूजेबिलिटी, वैलिडेशन, रिलायबिलिटी सामने आ सके. तो हम बात कर रहे थे रिलायबिलिटी, हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे अभी. रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इज फ्री ऑफ एरर एंड बायस. इसका मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन जो है एरर या बायस नहीं है, उसमें फ्री ऑफ एरर और बायस है. इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन, इस पर डिपेंड किया जा सके. देन टू बी रिलायबल होने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइबल. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक ऐसी होनी चाहिए जो कहीं से वेरीफाई भी हो सके. देयर मस्ट बी प्रूफ दैट इट इज फ्री ऑफ एरर एंड बायस, और प्रूफ होना चाहिए ये एरर और उससे
फ्री है, उसमें कोई बायस नहीं है। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज पर्पस टू बी, यानी जो इसका पर्पस है, जो जिस पर्पस के लिए जो मेन पर्पस है, जो हम डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको विजिबल करना चाहते हैं, वो पर्पस इसका क्लियर होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इट इज पर्पस टू बी, इट मस्ट बी फैक्चुअल, एक्चुअल फैक्ट्स पे ये बेस्ड होनी चाहिए। अगली बात है हमारी कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। इसमें पोटेंशियल होना चाहिए कि ये कंपेरेबिलिटी भी हो इसमें और कंसिस्टेंसी भी हो। कंपेरेबिलिटी क्या है जी? इट मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एंटरप्राइज, कि उनसे उस डाटा की वो शेप हो, उन शेप पे उन्हीं लाइनों पे हो जो गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ द फाइनेंस के मुताबिक हो और कंपेरेबल हो बाकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देन इज द कंसिस्टेंसी मीन्स दैट द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड बी यूज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर विद इन अ कंपनी। हर साल वही मेथड्स, वही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएं इन दी कंपनीज। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया। अभी ये देखें, ये एक अहम तरीन पॉइंट है जो रिकग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। जब रिकग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय अकाउंटेंट्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूड अजम्पशंस भी की जाती हैं, प्रिंसिपल्स भी देखे जाते हैं और कंस्ट्रेंट्स भी देखी जाती हैं। मेजरमेंट क्राइटेरिया में अजम्पशंस देखी जाती हैं, मैं दोहरा देता हूँ, प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं और कंस्ट्रेंट्स देखे जाते हैं। अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशंस प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए अजम्पशंस जो हैं वो फाउंडेशन देती हैं और प्रॉपर उसको बेस देती हैं। प्रिंसिपल्स इंडिकेट हाउ इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिपोर्टेड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में इकोनॉमिक इवेंट को कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे शो किया जाए, प्रिंसिपल्स वो शो करते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स परमिट अ कंपनी टू मॉडिफाई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल विदाउट रिड्यूसिंग द यूजफुलनेस ऑफ द रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन। हम दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स को। कंस्ट्रेंट्स दे परमिट अ कंपनी, ये कंपनी को परमिट करते हैं टू मॉडिफाई जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, विदाउट, बगैर किसी उसके, रिड्यूसिंग द यूजफुलनेस ऑफ द रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन की उसकी यूजफुलनेस के बगैर। अजम्पशंस गोइंग कंसर्न है, हमेशा याद रखिएगा। अजम्पशंस जो है दे आर गोइंग कंसर्न्स, मॉनेटरी यूनिट्स हैं, वो इकोनॉमिक एंटिटी के तौर पे ली जाती हैं और टाइम पीरियड होता है। प्रिंसिपल्स क्या हैं? रेवेन्यू रिकग्निशन के लोग हैं ये, मैचिंग रहना चाहते हैं अपने कोलीग प्रोफेसरों से, और फुल डिस्क्लोजर कास्ट, कि फुल डिस्क्लोजर क्या है और कास्ट क्या है वो भी देखते हैं ये, और कास्ट बेनिफिट मटीरियलिटी। तीसरी बात जो है, जो कंस्ट्रेन है वो कास्ट का और बेनिफिट की मटीरियलिटी है जो ऑन ग्राउंड अफेक्ट कर रही है। एक टर्म यूज होती है फाइनेंस में जिसको कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? The going concern assumption assumes that the enterprise will continue to operate in the foreseeable future. Going concern assumption ये है कि foreseeable future तक enterprise या business चलेगा और positively चलेगा। इसकी implication क्या है? Capital assets are recorded at cost instead of liquidation value. Amortization is used. Items are balanced as billeted as current or non-current. यानी इसकी implication ये है, capital assets are recorded at the cost of instead of liquidation value, यानी कास्ट को लिया जाता है, लिक्विडेशन वैल्यू को नहीं लिया जाता। फिर इमोर्टाइजेशन यूज होती है, और फिर आइटम्स आर लेबल्ड एज करंट और नॉन करंट। आइटम्स को करंट और नॉन करंट के लिहाज से भी एडजस्ट किया जाता है, सो दैट कि इनकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाए। अभी हम बात करेंगे मॉनेटरी अजम्पशंस की। मॉनेटरी assumption क्या है? The monetary unit assumption states that only transaction data capable of being expressed in terms of money should be included in the accounting records of the economic entity. तो मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। The monetary unit assumption states, ये कहती है that only transaction data, जो कि ट्रांजेक्शन डाटा है, capable of being expressed in terms of money, जो मनी in amount of with relevance to the currency हो सके, should be included in the accounting records of these economic entities. Also assumes unit of measures that remains sufficiently stable over time,
कि यूनिट ऑफ मेजर जो है सफिशिएंटली स्टेबल रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इग्नोर्स इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी इफेक्ट्स, ये इग्नोर करती है दोनों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के दोनों को इफेक्ट्स को। आप इस नीचे स्लाइड को देखें, गौर करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है मर्ज हो रही है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये चीज़ है। और परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉइज सैलरीज पेड शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि वो दोनों को देखते हैं कौन सी चीज़ होनी चाहिए और मॉनेटरी एजम्पशन कैसे लेके इंटरप्राइज को पॉजिटिव लाइन पे चलाया जा सकता है। इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन है, दूसरी इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन इसको कहते हैं। द इकोनॉमिक एंटिटी अजम्पशन स्टेट्स दैट इकोनॉमिक इवेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक इवेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल है हार्वेज एक्टिविटीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दोज ऑफ अदर फूड सर्विसेज सच एज स्विस चैलेट, यानी ये बेसिकली एक डिफरेंट एंटिटी है कि इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से कि कैसे बेहतर हो रही हैं और बिजनेस एंटरप्राइज में उनका रोल क्या है पॉजिटिवली। टाइम पीरियड assumption, तीसरी assumption है which is known as time period assumption. The time period assumption states that the economic life of business can be divided into artificial time. यानी ये टाइम बिजनेस assumption अलो करती है, ये स्टेट करती है कि आर्टिफिशियल टाइम स्पेंस में इसको बिजनेस को किया जा सके है डिवाइड। फॉर एग्जांपल मंथ्स में किया जा सकता है, क्वार्टर्स में किया जा सकता है, ईयर्स में किया जाता है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, 4 बना दिए जाते हैं सो दैट एफिशिएंट एंड प्रॉपर फीडबैक इज रेंडर्ड। अगली है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, कि रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल क्या है। द रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल सेज दैट रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि जिस पीरियड में रेवेन्यू अर्न हुआ है उसी पीरियड में उसकी एंट्रीज होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। प्रोडक्शन सेल्स एसेंशियली कंप्लीट होनी चाहिए, रेवेन्यूज मेजरेबल होना चाहिए, कलेक्शन रीजनेबली एश्योर्ड होनी चाहिए और एक्सपेंस जो है वो डिटरमिन्ड होना चाहिए उसको फॉर द लॉन्ग रन। नाउ वी कम टू द रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू कैन बी रिकग्नाइज्ड, ये कैसे रेवेन्यू को रिकग्नाइज किया जा सकता है एट ए पॉइंट ऑफ सेल, सेल के पॉइंट पे, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दौरान, एट अ कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कंप्लीशन के वक्त, और अपॉन कलेक्शन ऑफ कैश, जब कैश को कलेक्ट किया जाए। द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, ये एक मेथड है, द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड रिकग्नाइजेज रेवेन्यू एंड इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कंप्लीशन। ये बहुत अहम है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, ये मेथड रिकग्नाइजेज रेवेन्यू एंड इनकम, रेवेन्यू और इनकम को देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस, रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कंप्लीशन, कंप्लीशन की तरफ। और प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस टुवर्ड कंप्लीशन इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट इंकर्ड इन अ ईयर टू टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। टोटल एंटायर प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसके साथ इसको मेजर किया जाता है। राइट जी, अभी अगर हम गौर करें तो इस स्लाइड को बड़े गौर से आपने देखना है और ये कंसेप्चुअली भी आपके लिए बहुत अहम है, कंक्लूजन्स हैं। कॉस्ट इंकर्ड दैट इज करंट पीरियड डिवाइडेड बाय दी अदर टोटल, जो उसकी टोटल अर्न कॉस्ट है, तो इसको कहते हैं परसेंट कंप्लीट, दैट इज करंट पीरियड की आ जाती है कि दी परसेंट जो कंप्लीट हुआ है। दूसरी टर्म एक और है परसेंट कंप्लीट जो है, यानी करंट पीरियड में जो होता है इनटू, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें टोटल रेवेन्यू से, टोटल रेवेन्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो रेवेन्यू रिकग्नाइज होता है करंट पीरियड का जो रेवेन्यू वो निकल आता है। द कास्ट इंकर्ड इन द करंट पीरियड आर देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू रिकग्नाइजेज ड्यूरिंग द करंट पीरियड आर टू अराइव एट द ग्रॉस प्रॉफिट पे कैसे पहुंचा जाता है, ये उसका आंसर है। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। द कास्ट इंकर्ड इन द करंट पीरियड, जो भी करंट पीरियड में कास्ट आई हो, और देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड, जो कि रेवेन्यू रिकग्नाइज हुआ है उसको पर्टिकुलर ड्यूरिंग दैट करंट पीरियड टू अराइव एट द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पे उसके मुताबिक फिर पहुंचा जाता है। इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन, रेवेन्यू रिकग्निशन का इंस्टॉलमेंट मेथड एक होता है, क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं जरा बताते हैं। द कैश बेसिस इज जनरली यूज्ड ओनली व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द रेवेन्यू अमाउंट एट द टाइम ऑफ ए क्रेडिट सेल बिकॉज कलेक्शन इज सो अनसर्टेन, कलेक्शन अनसर्टेन होती है।
The installment method, which uses the cash basis, is a popular approach to revenue recognition. Under the installment method, gross profit is recognized in the period in which the cash is collected. उसके दौरान देखा जाता है कि जब कैश कलेक्ट किया जाए. ग्रॉस प्रॉफिट फार्मूला, दैट इज इंस्टॉलमेंट मेथड का ग्रॉस प्रॉफिट फार्मूला है. अंडर द इंस्टॉलमेंट मेथड, ईच कैश कलेक्शन फ्रॉम अ कस्टमर कंसिस्ट ऑफ अ पार्शियल रिकवरी ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अ पार्शियल ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द सेल. ये जरा इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, पार्शियल रिकवरी ऑफ द गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अ पार्शियल ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सेल, जो सेल्स में से प्रॉफिट आया वो. The formula to recognize gross profit is shown below. Gross profit divided by sale revenue is equivalent to the gross profit margin. Gross profit divided by sales revenue. फिर gross profit margin जो है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दें कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इसके साथ कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट रिकग्नाइज ड्यूरिंग द पीरियड निकल आएगा, जो इन दोनों का मल्टीपल होगा. अभी हम बात करेंगे जी मैचिंग प्रिंसिपल पे कि व्हाट इज द मैचिंग प्रिंसिपल. एक्सपेंस रिकग्निशन इज ट्रेडिशनली टाइड टू द रेवेन्यू रिकग्निशन. जो भी एक्सपेंस होता है रिकग्निशन, ये ऑलवेज टाइड टू द रेवेन्यू रिकग्निशन के साथ ये टाइड होता है. दिस प्रैक्टिस रेफर टू एज द मैचिंग प्रिंसिपल. इस प्रैक्टिस को हम मैचिंग प्रिंसिपल के तौर पर याद करते हैं एकेडमिकली. इट डिक्टेट्स दैट एक्सपेंस बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज. एक्सपेंस जो भी हो रेवेन्यू के साथ मैच होने चाहिए इन द पीरियड इन विच एफर्ट्स आर एक्सपेंडेड टू जनरेट रेवेन्यू. जब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एफर्ट्स की जाती हैं. Expired costs are costs that will generate revenues only in the current period and are therefore reported as operating expenses on the income statement. Expired costs क्या हैं जी? These are the costs that will generate revenues only in the current period, जो कि current period में generate करेंगी and are therefore reported as operating expenses on the income statement में जो आती हैं साथ. Unexpired cost क्या हैं? These are the costs that will generate revenues in future accounting period and are recognized as assets. इनको assets के तौर पे भी लिया जाता है. Unexpired cost इनको कहते हैं. These are the costs that will generate revenues in future accounting periods and are recognized as the assets. अभी मैचिंग प्रिंसिपल में अगली चीज जो कंसेप्चुअली हमने पढ़नी है वो है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट बिकम एक्सपेंसेस थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यानी वो एक्सपेंस क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी? कॉस्ट कैरिड एज मर्चेंटाइज इन्वेंट्री आर एक्सपेंस्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द पीरियड व्हेन द सेल अकर्स. सो देयर इज अ डायरेक्ट मैचिंग ऑफ एक्सपेंस विद द रेवेन्यूज. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? अनएक्सपायर्ड कॉस्ट बिकम ऑपरेटिंग एक्सपेंस थ्रू द यूज और द कंजप्शन थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम. या ऐसे पैसेज ऑफ टाइम के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये अनएक्सपायर्ड कॉस्ट हैं. become operating expense through the use or the consumption or through the passage of time के साथ साथ जो इनके currently आप यूज करते हैं. Full disclosure principle. There is a principle known as accounts known as the full disclosure principle. उसकी explanation मैं आपसे share करता हूँ. The full disclosure principle requires that circumstances and even that make a difference to financial statement users be disclosed. डिस्क्लोज करना चाहिए कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की राह में. कंप्लायंस विद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द डाटा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द नोट्स दैट द कंपनी द स्टेटमेंट्स. सो डाटा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इसका एक पिलर और दूसरा द नोट्स दैट द कंपनी द स्टेटमेंट्स. द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इज usually the first note to the financial statement. First note to the financial statement क्या है? The summary of significant accounting principles. Cost principle, another thing जो बड़ी अहम principle है. The cost principle dictates that assets are recorded at the historic cost. जो भी assets हमेशा record होते हैं as per their historic cost. Cost is used because it is both relevant and reliable. Cost इसलिए लगाई जाती है, relevant भी होती है और reliable भी होती है. Cost is relevant because it represents the price paid, the asset sacrificed or the commitment made at the date of acquisition. Date of acquisition पे जो पेमेंट हुई थी उसकी. Cost is reliable, यानी relevant भी है और reliable भी है. Cost is reliable because it is objectively measures, factual and verifiable और verifiable होती है. Now we come to the constraint क्या है? Constraints in accounting क्या चीज़ है?
Constraints permit a company to modify generally accepted accounting principle without reducing the usefulness of the reported information. ये इनको modify करते हैं reported information को as per his own point of view. उससे constraint से चीज़ें मज़ीद clarity में आ जाती हैं. The constraints are cost benefit and materiality. Cost benefit means that the value of information should be greater than the cost of providing it. Materiality क्या है? It relates to an item's impact on a firm's overall financial condition and the operation. Overall firm की financial operation और conditions के effect पे ये जाती है. अभी आप गौर करें इस स्लाइड पे. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि क्वालिटेटिव मेथड क्या है और उसमें जो हमारी रिकग्निशन है ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या क्या निकल रहे हैं. आप देखें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से आपने डायरेक्टली रिकग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरियाज निकले और मेजरमेंट क्राइटेरिया के नीचे आपके अजम्पशंस आ गई, प्रिंसिपल्स आ गए और कंस्ट्रेंट्स आ गए. दूसरी तरफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी मेजरमेंट रिकग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरियाज निकलते हैं. इससे ये स्लाइड से थोड़ी रिलेशनशिप हमें क्लैरिटी में पता चल रही है कि किस तरह चीजें चल रही हैं. With this we finish the lecture 9. Before I close, I would like to share the summary of this lecture with you so that we are at the same grade कि हमारी recapitulate करते हैं हमने आज क्या क्या कवर किया. Practically discuss the role of accounting records in an organization. हमने role of accounting record क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में उस पर आज बात की. Describe the ledger accounting and a ledger की चीज़ें जर्नल कैसे बनता है, एंट्रीज की बात की. स्टेट द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स प्रैक्टिकली. बैलेंस शीट और अकाउंट्स का रूल जो है वो प्रैक्टिकली स्टेट हुआ. और एक्सप्लेन द डबल एंट्री सिस्टम. अकाउंट में डबल एंट्री सिस्टम जो डेबिट और क्रेडिट पे मैंने एक्सप्लेन किया शुरू में आपसे. प्रैक्टिकली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ जर्नल एंड इट्स रिलेशनशिप टू द लेजर. जर्नल करके लेजर के साथ कैसे वो रिलेट हुआ. एंड एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन द अकाउंटिंग के अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्या यूजेज है अकाउंट्स प्रिंसिपल्स के साथ. और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है कि बिजनेस का डिसीजन मेकिंग पे उसकी इम्प्लीकेशन क्या है उस पर हमने बात की. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के सो दैट इट कैन बी मेड मोर फ्रूटफुल एंड यूजफुल टुवर्ड्स द बिजनेस एंटिटी. विद दिस जेंटलमैन वी फिनिश आवर लेक्चर. बट एज यूजुअल आपको पता है बिफोर आई फिनिश आई जनरली शेयर अ गुड कोटेशन विद यू. एक अच्छा मैसेज आपसे शेयर करता हूँ. आज का मैसेज है अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ. मनफी ज़हन के साथ कभी आप पॉजिटिव लाइफ नहीं गुजार सकते. पॉजिटिव ज़हन के साथ ही पॉजिटिव लाइफ गुजारेंगे. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लेट्स हैव द स्लोगन ऑफ गुडनेस, स्लोगन ऑफ पॉजिटिविटी. हम अपने एटीट्यूड्स को पॉजिटिव बनाएं, लोगों के लिए बायसे सुकून बने, सोर्स ऑफ कंफर्ट बने, हमसे कोई लोग तंग ना हो. एंड वी हेल्प द कम्युनिटी एंड our relations, loving ones in all respect, so that we act positive, we do positive and we get the results positive also. एक हदीस शरीफ है सूरह हदीद की कुरान शरीफ की सूरह अल हदीद की एक आयत का तर्जुमा है जो एंड पे मैं आपसे शेयर करूंगा. He is the first and he is the last, the most high and the most near, and he is the all knower of everything. अल्लाह की वहदानियत का कंसेप्ट है कि अल्लाह सबसे पहले था, सबसे आखिर में है, हमेशा अल्लाह है, कायनात का मालिक है, वाहदहु ला शरीक है, एंड द मोस्ट हाई एंड द मोस्ट नियर, सबसे करीब भी है, दूर भी है, एंड ही इज द ऑल नोअर ऑफ एवरीथिंग. बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं. ओके जेंटलमैन, विद दिस मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी मैं आपको मेरी तरफ से, आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से खास सलाम. और मैं हमेशा अपनी क्लास का एज ए ब्रांड नेम, एज ए करेंसी आपसे अक्सर शेयर करता हूँ कि बड़ों की इज्जत करें, पेरेंट्स को संभाल के रखें और बाकियों को ज़िंदगी में कम्फर्ट्स दें. अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं कबूल करे. मेरा और आपका हमेशा आमीन नासर हो. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ एंड अल्लाह बी विद यू. आई नीड यू प्रेयर्स ऑलवेज एंड आप सारे के सारे मेरी प्रेयर्स में हैं. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.